गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मित्रों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे और आप लोग पढ़ रहे होंगे, अध्ययनरत होंगे और पिछले सारे क्लास को आप देख चुके होंगे, या यदि आप नहीं देखे हैं तो पहले पिछले क्लास को देखिए, क्योंकि अभी आज हम लोग इस सीरीज़ में मौर्य काल की बात करेंगे, मौर्य पीरियड की बात करेंगे। लेकिन मौर्य पीरियड को हमने जब स्टार्ट किया था इसे पिछले क्लास में, तो वहाँ मौर्य काल को 3 भागों में अध्ययन के लिए बांटा था। एक मौर्य से पहले विदेशी आक्रमण, दूसरा हमने बांटा मौर्य के समय, और तीसरा हमने दिया मौर्य के बाद का समय। हम लोग दूसरे कक्षा में हैं, यानी दूसरे सीरीज में हैं मौर्य पीरियड के। इसलिए मित्रों, अगर मौर्य काल समझना है, सही से समझना है और याद करने का विधि बदलना है, रटना नहीं है, तो आप मौर्य काल के पिछले क्लास को देखिए, अवश्य ही इतिहास पे अच्छा समझ हो जाएगा। अगर आप प्रारंभ से टोटल क्लास देख लिए तो इतिहास को तो बहुत ही आसानी तरीक़ा से आप किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स उससे लेके आ सकते हैं। तो मित्रों, आइए आज हम लोग मौर्य काल के सेकेंड सीरीज में बात करते हैं मौर्य काल का समय। तो सबसे पहले देखेंगे कि मौर्य काल जो है वो कब से कब तक का है। तो 332 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक के समय को मौर्य काल का समय कहा जाता है। मित्रों, हम लोग 5 लाख वर्ष यानी अज्ञात समय से लेकर के और क्रोनोलॉजी के आधार पे अब आ चुके हैं, यानी आज के क्लास के बाद हम लोग देखेंगे 185 ईसा पूर्व तक आ चुके हैं, ईसा पूर्व तक आ चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार क्लास है। आप देखिएगा तो बिल्कुल क्रोनोलॉजी कैसे बदलाव हुआ, क्या सामाजिक परिवर्तन थी, मानव कैसे गणतंत्र से राजतंत्र में आया, धर्म कैसे वर्चस्वशाली हो गया, कैसे राजवंश बने, कैसे महान जनपद का निर्माण हुआ, इस जनपद में कोई एक जनपद बहुत डेवलप कर गया, फिर कैसे वो टूटा, और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि उसके बाद कैसे मौर्य का समय आ गया। और उसी मौर्य काल में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मौर्य काल की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा होती है, जिसका समय लगभग 322 से 298 यानी 24 साल तक का रहेगा। और ये मौर्य चंद्रगुप्त के बाद हम लोग बिंदुसार, अशोक वगैरह को देखेंगे। लेकिन आज के क्लास में मौर्य काल को भी हम लोग सिस्टमेटिक तरीक़ा से पढ़ने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले मौर्य काल का जो स्रोत है, जो साक्ष्य है, जो प्रमाण है, अभी हम लोगों के पास क्या क्या है और कहाँ कहाँ से है, और उसमें कौन सा इम्पोर्टेंट है वो आपको लिख के दिए हैं, अपने नोट्स में डाल लीजिएगा। अब हम लोग बात उसके बाद करेंगे कि इसकी स्थापना किसने किया था। तो हम लोग देख ही लिए हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे। फिर हम लोग बात करेंगे कि इसके संस्थापक और शासक कौन हैं। तो हमने बताया कि इस क्लास में आपको चंद्रगुप्त मौर्य, उसके पिता बिंदुसार, फिर अशोक वगैरह की बात किया जाएगा। ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे इन सब को पढ़ने के बाद कि क्या मौर्य काल जो समय था, ये भारत में उस समय शासन व्यवस्था क्या थी, प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, सैनिक व्यवस्था क्या थी, आर्थिक व्यवस्था क्या थी, इस पे भी हम लोग इस क्लास के नेक्स्ट सीरीज में बात करेंगे। तो मौर्य प्रशासन की बात करेंगे, अर्थव्यवस्था की भी बात इसके अगले सीरीज में करेंगे, और इससे संबंधित कि उस समय भारतीय कला सभ्यता क्या थी और उस समय का स्थापत्य क्या कुछ उपलब्ध है तो कौन है और क्या है। तो मित्रों, सबसे पहले हम लोग इस आधार पे देखेंगे कि मौर्य काल का स्रोत क्या है। तो स्रोत के लिए हम लोग 2 पैटर्न पकड़े हैं, एक है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। कौन कौन सा स्रोत है मित्रों? साहित्यिक स्रोत। साहित्य के आधार पे कौन कौन सा स्रोत है? तो चाणक्य का हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र से मौर्य काल का विवरण मिलता है। मित्रों, इन सब वर्ड को आप याद रखिएगा, बार बार देखिएगा, हो सके अच्छे से नोट्स में डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यही सब आता है। तो हम लोग देखेंगे कि साहित्यिक स्रोत कहाँ से प्राप्त है। तो अर्थशास्त्र से साहित्यिक स्रोत पता चलता है। मौर्य काल के बारे में कहाँ से पता चलता है? अर्थशास्त्र से। चाणक्य, चंद्रगुप्त का जो नाम है, हम लोग फिर देखेंगे मेगास्थनीज के इंडिका से पता चलता है मौर्य काल का विवरण।
फिर पुराणों से हम लोगों को मौर्य काल के समय का कुछ विवरण पता चलता है। तो मौर्य काल का विवरण कहाँ कहाँ है, तो अर्थशास्त्र में है, इंडिका में है, पुराण में है। ठीक है, साहित्यिक स्रोत ये है। अब हम लोग बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत का। किसका बात करेंगे मित्रों? मौर्य काल के पुरातात्विक स्रोत का। तो 2 अभिलेख हम लोग याद रखेंगे अशोक से समय, क्योंकि मौर्य काल का जो सबसे महान शासक थे वो अशोक थे, चंद्रगुप्त भी थे, अशोक थे। ठीक है, और अशोक से संबंधित एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यहाँ तक मेंस में भी आपको बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अशोक से संबंधित जो भी अभिलेख होगा ऑब्वियसली है कहाँ किससे संबंधित होगा, तो मौर्य काल से संबंधित होगा। क्लियर है? हम लोग जूनागढ़ अभिलेख का वर्णन करेंगे तो देखेंगे कि वो भी मौर्य काल से संबंधित है। ठीक है मित्रों, उससे संबंधित अशोक के समय, चंद्रगुप्त के समय के संबंधित भवन जहाँ मिलता है उससे भी हमको मौर्य काल का कुछ विवरण प्राप्त होता है। स्तूप है उससे भी विवरण प्राप्त होता है। मृद भांड, मृद यानी मिट्टी का, भांड मतलब जो बर्तन होता है वो। तो हम लोग देखते हैं कि जो पुरातात्विक साक्ष्य है उसमें अशोक का अभिलेख, भवन, स्तूप, मृदभांड, जूनागढ़ अभिलेख, ये सब है मित्रों। अब हम लोग बात करते हैं स्थापना का। तो इसका स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इसका स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। फिर हम लोग बात करेंगे कि स्थापना और शासक का। फिर हम लोग बात करेंगे इसके संस्थापक और शासक का, यानी इसका संस्थापक कौन था और शासक क्रम में कौन कौन से थे और किस शासक से संबंधित कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो इस चीज़ को हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि इससे पहले हमने स्रोत देख लिया, स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य किए थे वो देख लिया। अब संस्थापक और उससे संबंधित कुछ तथ्य को देखेंगे। तो मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य पे आइए अब हम लोग बात करते हैं भारत के मौर्य काल का, वह समय जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और कब की थी? 322 में। और इनका शासनकाल कब तक रहेगा? 298 तक। कब तक रहेगा मित्रों? 298 तक। सबसे पहले तो इनके नाम पे ही कुछ बात करेंगे हम लोग कि इनके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो इतिहासकारों में विभेद है कि अलग अलग इतिहासकार उसके बारे में अलग अलग कहते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये क्षत्रिय थे, तो कुछ इतिहासकार, कुछ सोर्स ये बताते हैं कि ये शूद्र थे। ठीक है मित्रों, तो जो कहते हैं क्षत्रिय थे, जो प्रमाण, जो साक्ष्य प्राप्त होता है वो है बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ। बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ और जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ जो है उससे ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य समय के जो शासक थे वो कौन थे? क्षत्रिय थे। ठीक है मित्रों, लेकिन शूद्र की भी बात की जाती है कि नहीं, मौर्य जो थे वो शूद्र थे। तो शूद्र की बात जहाँ मिलता है उसका प्रमाण कहाँ मिलता है? तो विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में मिलता है। कहाँ मिलता है? विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में। और पुराणों में भी इसका इतिहास मिलता है, देखने को मिलता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये लोग कौन थे? तो ये लोग शूद्र थे। जस्टिन ने, इतिहासकार जस्टिन ने इनको एंट्रोपो के नाम से जाना है, एंट्रोपो के नाम से लिखा है, जिसे सेंट्रोकोटस के नाम से पुकारा है। क्लियर है मित्रों? याद रखिएगा, प्रत्येक लाइन एग्जाम में पूछा जा चुका है और फिर पूछेगा भी। और आप गलती बार बार करते हैं, इसलिए इसको पढ़ के जाइए, देख के जाइए, बिल्कुल गलती नहीं कीजिएगा। और समझ के जाइएगा तो गलती कीजिएगा ही नहीं। अब हम लोग बात करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस किसने कहा था? तो प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा था। फिर हम लोग बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से किसने पुकारा था? तो विलियम जोन्स ने पुकारा था। याद रखिएगा, विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को, जिस नाम से हम लोग उसे पुकारते हैं, किसने कहा था? विलियम जोन्स ने कहा था।
ठीक है मित्रों, तो ये था उनके नामकरण और उनके अस्तित्व से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित उनका किन से युद्ध हुआ। तो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस हम लोग देख चुके हैं, सिकंदर के साथ 3 लेखक आए थे और उनका सेनापति बाद में सेल्यूकस निकोटर आया था। कब आया था? 305 में और युद्ध किया था। ठीक है, इससे चंद्रगुप्त मौर्य 3 चीज मांगे थे। ठीक है, इनकी मांग थी, उसमें था विद्वान मेगास्थनीज, 500 हाथी और हेलेना। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से देखते हैं सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस का जो समय है वो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, जो जिससे संबंधित है मेगास्थनीज, 500 हाथी और हेलेना जो देने से इनकार किया गया था। अब हम लोग बात करेंगे कि जस्टिन ने सिकंदर एवं चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट का वर्णन किया है। याद रखिएगा, किसने वर्णन किया है? जस्टिन ने। किसका वर्णन किया है? सिकंदर एवं चंद्रगुप्त मौर्य। सिकंदर एवं चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट यानी दोनों मिले थे, उसका वर्णन किया है। किसने किया है? जस्टिन ने किया है। फिर आगे हम लोग देखेंगे, याद रखेंगे कि जस्टिन और प्लूटार्क के अनुसार, किसके अनुसार? जो इनको एंड्रोकोटस कहे थे उन्हीं के अनुसार, जस्टिन और प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना के साथ, 6 लाख सेना, उस समय 6 लाख सेना के साथ पूरे भारत को रौंद दिया था। उस समय का भारत आज का भारत नहीं था। आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान और थोड़ा सा ईरान वाला क्षेत्र भी भारत में आया करता था। तो जस्टिन और प्लूटार्क ने यह संबोधित किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य शासन व्यवस्था के स्थापक थे, वो 6 लाख सेना के साथ पूरे भारत को रौंद डाला था, मतलब पूरे भारत में घुमा था। इनकी मृत्यु लगभग 298 में, इनकी मृत्यु कब हो गई? 298 ईसा पूर्व में हो गई। ठीक है, इससे संबंधित एक चीज आपको याद रखना है कि इनकी मृत्यु श्रवण बेलगोला में हुआ। ठीक है, और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये संलेखन विधि से इनकी मृत्यु हुई थी, मतलब स्वेच्छा से ये देह त्याग किए थे। संलेखन विधि कहा जाता है, परीक्षा में आता है मित्रों, संलेखन विधि से इनकी मृत्यु हुई थी। तो इस प्रकार से हम लोग मौर्य काल के स्रोत पे बात किए, स्थापक चंद्रगुप्त मौर्य पे बात किए। अब हम लोग स्थापक और संस्थापक और उसके शासक में अगला बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के बाद उनके पुत्र बिंदुसार का।